मैं प्रोफेसर जयराम झा, संपादक ज्ञान सागर टाइम्स। सर्वप्रथम मैं ज्ञान सागर टाइम्स के सभी दर्शकों को एवं जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का चर्चा का विषय है बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर परिचर्चा। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में दो अच्छे विभूति हैं, वो अपना परिचय स्वयं देंगे। मैं सुभाष कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मूल निवासी पटना का ही हूं। आज हम ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में आए हैं कुछ मूल मुद्दाओं को लेकर के। यहाँ बिहार की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक के विषयों पर चर्चा विमर्श करनी है। मैं संजय कुमार सिंह, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्म बाबा सेवा शोध संस्थान, निरोग धाम, अलावलपुर, पटना। सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि यह महत्वपूर्ण चर्चा बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर ज्ञान सागर टाइम्स द्वारा आयोजित चर्चा पर बहुत बहुत बधाई और आभार। मैं सभी का स्वागत करते हुए ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में आज का चर्चा का विषय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषय पर एक सुंदर व्याख्यान जो सभी दर्शकों को एक प्रेरणा दे, उसी को लेकर आगे चलते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ खास विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज सबसे पहला मेरा इस विषय पर प्रथम प्रश्न जो है, हमारे साथ बैठे हुए सुभाष जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में अपना मंतव्य दें। सामाजिक समरसता को कैसे समाज में प्रभावी बनाएं? सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए पूर्व समय के निर्धारित के अनुसार हम लोगों को पीछे चलना होगा और तभी जो है सो कुछ इसमें हम लोग आगे कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि पहले की व्यवस्था थी आपस की भाईचारा, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना और इत्यादि बहुत इस तरह की चीज़ें थी जो हम लोगों को समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा शिक्षा दी जाती थी कि आपको किनका आदर करना है, किनका आदर नहीं करना है। ये सारी बातें जो है सो हमको समाज से ही, अपने परिवार से ही मिलती थी। वो आज देखने को नहीं मिलती है। आज न समाज में कोई परिवेश है इस तरह का और न परिवार में है। आज के डेट में, आज के तिथि में लोग यहाँ पर हाय हल्लो और मोबाइल के ही मीट टुगेदर बिजी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को हमको पुनः पीछे जाना होगा और पीछे के इतिहास को देखते हुए हमको इसमें उस कड़ी को जोड़ना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इन्होंने अपने तरफ से जो प्रकाश इस खास विषय पर डाले हैं वो काबिले तारीफ है। अब मैं आगे इसी प्रश्न को बढ़ाता हूँ, चूँकि जो हमारे अतिथि हैं वो एक राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं, समाज में उनका अपना एक अध्ययन है, एक प्रभाव है। क्या उनके नज़र में सामाजिक समरसता को कैसे समाज में प्रभावी बनाएं ताकि यह समाज के स्वरूप को बदलने में हमें मदद करेगा? संजय जी। सामाजिक समरसता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के बिना सामाजिक समरसता का परिकल्पना कहीं से भी नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति निर्माण जो हमारे एंशिएंट पीरियड से, जो हम लोगों को पूर्वजों से जो विरासत में मिला, बहुत सारा चीज़ जो हमको मिला, सत्य मिला, हिंसा मिला, परिग्रह मिला, क्षमा मिला, दया मिला, तप मिला, त्याग मिला। जितने भी महापुरुष हुए जो समाज निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई,
इन्हीं सारी चीज़ों के लेकर समाज में सामाजिक समरसता स्थापित की। तो व्यक्ति निर्माण, पहले अपना निर्माण करने के बाद परिवार निर्माण करना चाहिए। परिवार निर्माण जब हो जाता है तो समाज निर्माण हो जाता है, और जब समाज निर्माण में एक अच्छा वातावरण बनेगा तो सोसाइटी में सारे जाति, वर्ग, धर्म, लिंग के बीच में जो सामाजिक समरसता होगी वह बहुत टिकाऊ होता है। हुआ है क्या कि अभी जो है पाश्चात्य सभ्यता जिस समय हमारे देश में हावी होते चला गया, पहले इतना इंटरनेट, मोबाइल से लोग लैस नहीं थे। आज जो है सामाजिक समरसता को पूरे देश में, प्रदेश में घोर अभाव होते चला जा रहा है। उसके पीछे पाश्चात्य सभ्यता हावी है। जब तक हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक समाज में सामाजिक समरसता, भाईचारा कायम होना संभव नहीं है। हाँ, इस विषय को ध्यान में रखते हुए संजय जी के द्वारा 2 प्रश्न यानी 2 महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने उल्लेख किया कि अभी का जो वर्तमान में साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारी जो पौराणिक व्यवस्था थी जिसमें कि चरित्र निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हमारा जो अपना जीवन का निर्माण है उसको इसके साथ कैसे देखा जाए ताकि हमारी सभ्यता में किसी तरह की जो है समरसता में कोई कमी ना आए। सामाजिक समरसता के लिए जो हम लगातार बोलते रहते हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, यदि हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, अपने व्यक्ति निर्माण के लिए कृत संकल्पित नहीं होंगे तो परिवार में जाएंगे तो परिवार नहीं सुन सकता है। पहले अपना निर्माण करिए तब फिर परिवार जब ठीक करते हैं तो समाज ठीक होगा, और जब समाज को ठीक कर लेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र, अच्छे राष्ट्र के परिकल्पना और वहाँ जो है ऐसे भाईचारा, प्रेम, जो शांति, जो बुद्ध महावीर से लेके जितने भी राम कृष्ण जो पूरे दुनिया को जो शांति का संदेश दिए, तो यह सब जो चीज़ हमको जो पूर्वज द्वारा मिला हुआ है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपने द्वारा जो भी इस संबंध में वक्तव्य दिए हैं वो महत्वपूर्ण है। अब मैं उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अपने माननीय सुभाष जी से आग्रह करूंगा कि सामाजिक समरसता में जो हमारी संस्कृति है और आज की जो अत्य आधुनिक जो नई संस्कृति का जन्म हुआ, तो दोनों के बीच काफ़ी अंतर आता है। हम लोग उदाहरण देते हैं बुद्ध का, महावीर का, और भी बड़े बड़े जो राम कृष्ण जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष से लेके भगवान तक का जिनका जो है रूप हम लोग मानते हैं, और आज की परिस्थिति सभी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो समस्या खड़ा कर रहा है, इसको दोनों के साथ कैसे समन्वय करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें ताकि इसका हमारे समाज पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। मैंने पूर्व में भी बोल चुका हूं कि हमको पिछले की ओर जाना होगा। पूर्व में हम लोगों की जो बचपन की शिक्षा पद्धति थी वो प्राचीन गुरुकुल का था, या हम लोगों के भी टाइम में स्कूल की व्यवस्था जो थी पढ़ने की, उसमें हम लोगों को शुरू से ही सारी ये बातें हम लोगों को सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी, और उसके अनुरूप हम लोग काम करते थे। आज जो है उसमें अंतर आ गया है, क्योंकि पहले हम लोगों को बचपन में स्कूल जाना है तो स्कूल में हम लोगों को ये शिक्षा मिलती थी गुरुजी के द्वारा कि आपको ये जो स्कूल है इसकी साफ सफाई करना, इसका रख रखाव, ये सब आप लोगों की जवाबदेही है, और हम लोग उसको अपने लगन से उसको करते थे ताकि हम लोगों को गुरुजनों से कहीं कोई शिकवा शिकायत न मिले। आज के डेट में अंतर आ गया कि लोग जो है नए संस्कृति में ढलते जा रहे हैं और पुराने संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं।
जिसका नतीजा हमको आज सामंजस्य में इतना अंतर दिखाई इसी वजह से दे रहा है कि पुरानी पद्धति को हम भूलते जा रहे हैं और नई पद्धति को हम लोग पकड़ते जा रहे हैं। जैसे शिक्षा में हम लोगों को पहले था कि शिक्षा में हम लोगों को पहले सारे विषयों का पढ़ाई किया जाता था, उसमें पार्टिकुलर कोई पढ़ाई नहीं होता था कि आपको इसी विषय को करना है। तो हम लोग जो है सो इतिहास, भूगोल, गणित, सारे चीज़ हम लोग, संस्कृत, हिंदी, समाज शास्त्र, सारे विषयों का हम लोग अध्ययन करते थे और सबों का हम लोगों को विधिवत ज्ञान मिलता था। नहीं, इसमें एक और भी बातें हैं। पहले भी हमारे यहाँ सर्व शिक्षा की व्यवस्था थी, हर तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, चाहे वो समाज शास्त्र से लेके धर्म शास्त्र तक का, और आज भी हर तरह की शिक्षाएं दी जाती है। लेकिन वर्गीकरण कर दिया गया। नहीं, वर्गीकरण तो समय के अनुसार होता है, लेकिन वो शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जो हमारी पौराणिक शिक्षा व्यवस्था थी और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? जैसे हमने कहा ना कि हम लोगों को सारी शिक्षाएं, यानी कि एक समाज में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लड़का सुशील और सुसज्जित हर तरह से परिपूर्ण हो, वो अभाव अब होते जा रहा है कि न कहीं कोई समाज में हमको उस तरह का व्यवस्था है, न उस तरह की शिक्षा प्रणाली दी जा रही है। अब जो है किसी पार्टिकुलर विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर लेकर के लोग भागे जा रहे हैं। नतीजा है कि पुरानी परिवेश को हम लोग भूलते जा रहे हैं। देखिए, पहले जो था हमारे गुरुकुल में एक व्यवस्था थी कि सबका ड्रेस एक समान हो, सबको भारतीय परंपरा के अनुकूल ड्रेस दिया जाता था। आज भी उसी का रूपांतरण करते हुए यूनिफॉर्म दिया गया कि सबको एक समान दिया जाए। तो ये तो दोनों में एक तरह से माना सिमिलर व्यवस्था है। आज भी आप जैसा मन चाहे वैसा ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हैं। उस समय भी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा जो अलाउ करता था वो होता था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज शास्त्र और सोशल साइंस ले लीजिए, उसमें सभी तरह की शिक्षाएं हैं, उसमें हर साइंस का जो है समागम है। तो इस तरह का व्यवस्था था। आज तो और भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट में हमारी कमी कहाँ रह गई? जो पाश्चात्य सभ्यता को हम अपनाते जा रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को जो है धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं। जैसे पुरानी संस्कृति में हम लोगों को आज की संस्कृति में ड्रेस कोड को तो रख दिया गया, वो तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पुरानी परिवेश हम लोगों को थी वो उसको जो है सो वहां से हटा करके गायब कर दिया गया। नतीजा है कि हम लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, न हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं कि पहले क्या थी और आज क्या है। ये हमको वहां पर फिर से, जब तक पूरे परिवेश को, पीछे की भी पद्धति को नहीं दिखाया जाएगा कि किनके समय में क्या हुआ, आज केवल उन्हीं को दिखलाया जाता है जो सामने में आते हैं। तो सामने में आने से नहीं होता है। जैसे आज हमारे भाभा जी थे, तो अमेरिका में जब वो गए और उनको जीरो पर कहा गया कि इंडिया इतना आज़ाद हुए हुआ, लेकिन आज तक क्या किया, कोई ऐसा व्यक्ति है? तो बाबा जी ने कहा कि भाई किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, वहां तो शिक्षा ही ऐसा मिलता है कि सबको शिक्षित किया जाए। और उन्होंने वहां पर अपना भाषण दिया। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे आज के प्रवृत्ति में नजर नहीं आती है। आज यहाँ पर अगर किसी से संस्कृत के शब्द पूछा जाए तो वो नहीं जवाब दे पाता है। आज हमारी सभ्यता क्यों भाग रही है? आज हम लोग जो है सो अपने से करे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और जो आसान होता है उसी को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से हम लोगों के समाज में आपसी समरसता नहीं बन पा रही है। आप देख रहे हैं ज्ञान सागर टाइम्स। इस परिचर्चा में एक चीज और भी आवश्यक है। मैं इस विषय को अपने दूसरे बंधु संजय जी के सामने ले जाना चाहता हूं। पहले भी हमारे यहाँ जो गुरुकुल में व्यवस्था होती थी, प्लांटेशन, पौधा रोपने का कार्यक्रम होता था, साफ सफाई का कार्यक्रम होता था।
लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूलों में अर्वाचीन समय यानी मॉडर्न व्यवस्था में, मॉडर्न स्कूलों में भी अभी भी आप देखेंगे कि पौधारोपण का कार्यक्रम होता है। अभी भी हमारा प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है अपने अपने समय और विधान के हिसाब से। तो क्या संजय जी, पहले के व्यवस्था में आज की व्यवस्था में ऐसा कौन सी कमी रह गई जिसको कि थोड़ा बहुत हम उसको पैचअप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल समरस हो? प्रोफेसर साहब, हमारा अपना मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और कर्मिक विकास जो है से सृष्टि में शुरू से चला आ रहा है। जिस परिचर्चा में गुरुकुल की बात चल रही है, जब हमारा डेवलपमेंट नहीं था तो उस समय हमारा विद्यालय गुरुकुल के रूप लिए हुए था और विद्यालय था, सब दिन आज भी विद्यालय है, लेकिन आज वहाँ जो है शिक्षक हैं और विद्या अध्ययन जो होता है वो बहुत सारे आप जो कर्मिक विकास में जब आप आगे देखिएगा, जो एंशियंट पीरियड और वर्तमान में मॉडर्न व्यवस्था देखिएगा, तो धीरे धीरे विकास, जैसे लुहार धीरे धीरे कुछ औजार बनाते बनाते आज उसी का जो है से इंजीनियरिंग सेक्टर आया। बढ़ई जो काम करता था बढ़ई, उसी का परिष्कृत रूप जो है से आज इंजीनियरिंग सेक्टर में आया। जो कोई सिविल इंजीनियर बना, कोई इलेक्ट्रिकल बना और कोई मैकेनिकल बना, फिर उसी का ब्रांच के रूप में विस्तार होते हुए तो आज तो देशवासी और या हमारे लोग पहले से ज़्यादा डेवलप्ड पीरियड में इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय कितना मेहनत करना होगा जब लोहा को जो है से भट्टी में डाल करके जो है से प्रस्कृत करके जो है से उस समय जो औजार बनाना पड़ता होगा, या जो रूपांतरण हुआ। तो गुरुकुल से लेके आज जो हम लोग चलते 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 इतने सुंदर सुंदर स्कूल में आए, हुआ क्या कि जब आप अपनी संस्कृति और सभ्यता से जब दूर हो जाते हैं, तो जब दूर होते हैं तो आपका एक तरफ तो यूनिफॉर्म बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन दूसरे तरफ जो है आपका डिटोरिएशन पार्ट भी आता है कि जो माता पिता, इसलिए कि आज की जो शिक्षा है वह धनोपार्जन का साधन बन गया। पहले का जो था ज्ञानार्जन किया जाता था। पहले जो गुरुकुल में जो भेजा जाता था तो ज्ञान अर्जन के माध्यम से सोसाइटी के संदर्भ में जो सामाजिक समरसता विषय आप रखे हैं, सामाजिक समरसता पर काम करता था। आपसी जो है से द्वेष जो वातावरण बनता था उसके निवारण का काम करता था। गांव सोसाइटी में आपस में जो झगड़ा होता था, दूसरे कम्युनिटी के बीच में जो विवाद होते थे, उसको मिल बैठकर 5 बोले परमेश्वर। आज जुडिशियल सिस्टम आपके यहाँ है, तो हुआ क्या कि उसका वह रूप लिया, लेकिन सोसाइटी जो पहले जो आनंद लेता था वह आज आनंद नहीं ले रहा है। और इसके बीच में जो हमारा देश लगातार हजारों वर्षों का जो गुलामी झेला और झेलने के बाद जो आज़ादी मिली, अचानक आज़ादी मिली और हमारे जो देश के जो निर्माणकर्ता थे, जो निर्माता थे, उस समय तो जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, गीता के सहारे काला पानी के सजा से लेकर के और मांडले जेल तक, उन्होंने वह जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उसको बाद में जो है लोग जो आए वह चीज़ भुला गए कितना कष्ट से हमको देश की आज़ादी मिली। और यहाँ इस ढंग से जो है से पश्चात सभ्यता को देश में घुसाया गया। इसके चलते आज जो सामाजिक बनावट है, आज जो इतनी जाति पाति में के बीच में तनाव बनाया गया है, उसमें जो अंग्रेज जो दे के गया था कि फूट डालो शासन करो, यहाँ भी सोसाइटी में देखा कि समाज में भाईचारा बनाने से हमको दिक्कत है, तो समाज को तोड़ने के लिए ज़्यादातर लोगों ने काम किया। और समाज जब टूटल रहेगा तो हमको राज करने का मौका मिलेगा। और इसी संदर्भ में जो है देश जो है हमारा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में पिछड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं इस विषय को पुनः दूसरे ढंग से रखना चाहूँगा। हमारे जो एक और वक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या सामाजिक समरसता के अभाव में हमारा समाज का स्वरूप
बिगड़ रहा है? क्या इस विषय पे हम लोग ध्यान देने के स्थिति में हैं? और यदि हैं तो इसको किस तरह से इस दुष्परिणाम को रोका जाए, दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है? समरसता के अभाव में हमारा समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। जी, सबसे पहले तो कहा गया कि इसमें आपसी भाईचारा, तो आपसी भाईचारा का जब तक समन्वय नहीं बनेगा तब तक तो ये संभव नहीं है। और जब आपसी भाईचारा का संबंध बन जाएगा, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए लोग तैयार जब हो जाएंगे कि नहीं, तभी कुछ इसमें आगे की बात बन सकती है। और यहाँ समाज हम लोगों को आपस में बिखरा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपसी मेलजोल, आपसी भाईचारे का, भाई भाई से संबंध अच्छा नहीं है, परिवार में संबंध अच्छा नहीं है। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बोले न्यायालय की बात, तो बात सही है। आज न्यायालय की बात में भी न्यायालय भी हमारे ही बातों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि न्यायालय में सही पक्ष रखने के लिए वहां कोई आदमी तैयार नहीं होता है, जिसका कि ये परिणाम होता है कि वो समरसता की बात को दूर दरकिनार कर करके और यहाँ पर भेदभाव वाली बात और लोगों को झगड़े झंझट की बिसात में ला करके खड़ा कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक हम लोग अपने में आपसी जागरूक नहीं होंगे कि हमको दिल से और पुरानी प्रवृत्ति को फिर से पुनः लागू करते हुए, चाहे इसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े, हम भाईचारे और सद्भाव की भावना को दरकिनार नहीं करेंगे और उसको जब संकल्प कर लेंगे तो फिर आपस में समरसता और समाज का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो धीरे धीरे फिर बदलना शुरू हो जाएगा और सही दिशा नजर आना शुरू करेगा। आज ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने तरफ से आज की परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारे अतिथि से यदि कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार, जो अतिथि यहाँ बैठे हैं, उनसे हमने जैसा सुना कि शिक्षा और समरसता, तो मेरा ये सवाल है कि समाज में समरसता कैसे बहाल किया जाए। अगर ये सर्वप्रथम इसको दूर किया जाए तो शिक्षा तो सेकेंडरी हो जाती है, सबसे पहले समरसता है। क्योंकि शिक्षा जिस समय नहीं भी थी उस समय भी समरसता थी। ये जो कास्टिज्म है ये सब नहीं था, हम लोग सिर्फ एक मानव थे, लोगों को इतना ही ज्ञान था, शायद उस समय ज़्यादा समरसता थी। तो वास्तविकता इसको समझना होगा शिक्षा से पहले। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि उसको कैसे लाया जाए, उस समरसता को समाज में पुनः कैसे लाया जाए। हमारे दर्शक की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है हमारे दोनों अतिथियों के लिए, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दर्शक का जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक समरसता, पहले शिक्षा नहीं थी फिर भी इससे बेहतर समरसता थी, तो आज हम कैसे इसको पुनः अपने जीवन में या समाज में लागू करें ताकि वही स्थिति बहाल हो सके। इस पर संजय जी का। सामाजिक समरसता का जो डिटोरिएशन हुआ सोसाइटी में, हम अभी, भारत एक गांव का देश था, भारत की आत्मा गांव में बसती थी, लेकिन अभी जो सामाजिक समरसता का जो अभाव हुआ उसका सबसे निम्न कारण, महत्वपूर्ण कारण हमको जो समझ में आता है कि अभी जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन का विवाद है। गांव-गांव का आपस में जो है से जो सबसे ज़्यादा विवाद है ज़मीन विवाद, और सरकार द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना,
वो जो था गांधी के ग्राम स्वराज के सपना को साकार करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम कचहरी। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जितना गांव की समाज टूटा, विभिन्न पदों के जो चयन में थोड़ा ब्रीफ में जो समाज टूटते चला जा रहा है, तो देखे कि गांव से ही देश बना था, प्रदेश बना था, और गांव की जो सामाजिक संरचना जो थी उसको पंचायत चुनाव के बाद और यह ज़मीन का जो कीमत जब बढ़ा और सरकार के द्वारा इस ढंग का व्यवस्था नहीं बन पाई, तो उससे भी हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण कारण के कारण गांव की सभ्यता, संस्कृति और ये पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। और उससे यदि सरकार यदि समुचित व्यवस्था नहीं कर पाती है तो आने वाले समय में सामाजिक समरसता के लिए जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको वहाँ काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अभी जो जातीय व्यवस्था को इस ढंग से रंग दिया जा रहा है, 7000 जाति उपजाति में विभक्त किया जा रहा है, खंड खंड में जो है सोसाइटी को जब आप तोड़ दीजिएगा तो सामाजिक समरसता की परिकल्पना संभव नहीं है। धन्यवाद। पुनः वही सवाल को हम सुभाष जी से आग्रह करेंगे कि वो शिक्षा समरसता और समाज के अंदर जो समरसता की आवश्यकता है, जिस पर हमारे पहले वक्ता ने अपना दिया, लेकिन आपका इस पर क्या है ओपिनियन, ये मैं जानना चाहता हूँ। सामाजिक समरसता को बचाने के लिए हमें पुनः फिर से पुरानी पद्धति पर जागृत होकर के करना होगा। और वो वहाँ जैसे पहले साझा परिवार, सम्मिलित परिवार हुआ करते थे, और उसी तरह सम्मिलित परिवार के आधार पर ही सम्मिलित समाज और गांव लोग एकत्रित हुआ करते थे। नतीजा था कि कोई एक व्यक्ति जो बुजुर्ग आदमी अगर कुछ बात को बोल दिया तो लोग उसको विश्वास करके आंख मूंद करके कहते थे कि नहीं, ये काम सराहनीय है, इस काम को करना है। आज यहाँ तर्क वितर्क के चलते हम लोगों को बर्बाद हो रहा है। पहले था सम्मिलित परिवार में लोगों का काम बटा हुआ था, कोई आदमी खेती गृहस्थी के काम में लग जाते थे, कोई आदमी जानवर को खाना परोसने, खाना पीना या और भी दिनचर्या का जो कामें थी, लोगों को आपस में बटा हुआ था। आज अकेला अकेला होकर के सारे कामों को आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, जिसके कारण ये हमेशा जो है सो भेदभाव दूरी बनी रही और बनी रहेगी जब तक हम पुनः समाज में समरसता के प्रयास के लिए पीछे की प्रवृत्ति पर नहीं जाएंगे। आपस में भाईचारा, प्रेम, समाज में एक साथ भाईचारेपन लाने के लिए, तो ये व्यवस्था जब तक पुनः लागू नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि समाज को सही दिशा निर्देश किया जाए। मेरा नाम नंदन कुमार है और मैं इस टाइम ज्ञान सागर टाइम्स स्टूडियो में बैठा हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था शिक्षा और समरसता को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं सर से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि शिक्षा और समरसता को सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आगे एजुकेशन सोसाइटी में जा सके। मेरा यही क्वेश्चन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः एक बार ज्ञान सागर टाइम्स में आप सभी का अभिनंदन है। और हमारे एक दूसरे दर्शक जो ज्ञान सागर टाइम्स में हैं, उन्होंने कहा कि आज की चर्चा में ये देखा गया कि समरसता और शिक्षा दोनों के बीच का तालमेल कैसे हो ताकि हमारा शिक्षा और समरसता दोनों सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। इसी पर मैं चाहूँगा कि संजय जी अपनी ओर से 1 से 2 मिनट के अंदर में आप नाम दें। समाज में शिक्षा और समरसता, दर्शकों का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देश में शिक्षा का जितना स्तर मजबूत होगा, समाज में उतना ही अच्छा समरसता आएगी। अभी भी देश का जो परसेंटेज देखते हैं, कई राज्य हैं जहां शिक्षा का अभी भी घोर अभाव है। जब तक हमारा
हर बच्चा, हर परिवार शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में समरसता में दिक्कत आएगी। लेकिन शिक्षा का जब स्तर जब ऊंचा होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा तो समरसता स्वतः चली आती है। लेकिन अभी जो सरकारें की रिपोर्ट से जो लोग एजुकेशन को देखते हैं या जीडीपी को देखते हैं, हमारा कहना है कि हमारे देशवासी के चेहरा पर प्रसन्नता की जिस समय झलक दिखाई दे देगी उसी समय समरस समाज की स्थापना हो जाएगी। समरसता हम आंकड़ों से नहीं मानते हैं, हम जीडीपी आंकड़ों से नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज, खुशहाल राष्ट्र ही समरसता की परिकल्पना को परिभाषित करती है। यही हमारा अपना मानना है। धन्यवाद। और उसी से हमारा शिक्षा का स्तर और शिक्षा भी सही दिशा में चलेगा। ये हमारे एक वक्ता का। और मैं इसी बात को, उसी प्रश्न को पुनः हम अपने दूसरे अतिथि से निवेदन करूंगा कि शिक्षा और समरसता का जो हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है एकदम पूरा काल से आज भी, इसको अपने स्तर पे सही ढंग से लाने के लिए कैसे लाया जाए ताकि ये सही दिशा में चले। सुभाष जी। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा में पहले गुरुजन लोग देखा करते थे कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए वो स्कूल में ही व्यवस्था करते थे कि उनको अलग से कुछ विद्या का अध्ययन कराया जाए ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ सकें। आज के अभाव में दिक्कत ये है कि आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उनसे टीचर को कोई मतलब नहीं है। आज टोटल व्यावसायिक हो गया है। ठीक है, कुछ परसेंट लड़के निकल रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो एजुकेशन के तरफ से उनका ध्यान हटा हुआ है, उनको शिक्षा के तरफ ध्यान लाने के प्रवृत्ति में अभी आज के परिवेश में शिक्षक लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पहले की पत्ती के तरह यदि अगर लड़कों पर ध्यान दिया जाए कि जो लड़का तेज है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ने में आगे है उसको किस तरह से उसके डेवलप को, उसके दिमाग को डेवलप कराया जाए ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ सके। और जब इस तरह की प्रवृत्ति शिक्षक और छात्रों में जब बन जाएगी तो शिक्षा का भी स्तर हमारा बढ़ जाएगा। और जब शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित होने लगेंगे तो आपस में यहीं से फिर समरसता का द्वार खुल जाता है और लोग आपस में शिक्षा के माध्यम से ही भाईचारे का महत्व रखना शुरू कर देंगे और तभी हम इसमें शिक्षा और भाईचारे का सामंजस्य बैठा सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ जो शिक्षा समरसता, आधुनिक काल का शिक्षा व्यवस्था और प्राचीन काल का शिक्षा व्यवस्था जो समाज के साथ एक अन्योन्याश्रय संबंध के जैसा जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, इस पर हम लोग आज ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में बृहत और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए अब हम सभी अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं और यहीं इस परिचर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।